नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। एक आर्टिकल द हिंदू का है छोटा सा, वर्चुअल डिजिटल एसेट अंडर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा पहला जो आर्टिकल है वो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित है। तमिलनाडु में इनके साथ मारपीट की खबरें हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। क्या वो खबरें सही हैं, गलत हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स के इश्यूज पे हम जाएंगे, डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो वुमेन कोऑप्स होती हैं वो किन प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस है। वो महिलाएं एक बार पुलिस फोर्स में शामिल हो जाएं तो क्या वो स्मूथली काम कर पाती हैं। इन सब चीज़ों पे ये आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। तो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए मारिया रेजा का, विदाउट फैक्ट्स यू कांट हैव द ट्रूथ। बिना फैक्ट्स के आपको ट्रूथ का नहीं पता लग सकता। हालांकि देखो वो बात अलग है, फैक्ट्स भी कई बार गलत होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में देखो फैक्ट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कोई बोल देता है, कोई पॉलिटिकल लीडर, हमारी कम्युनिटी के साथ अत्याचार हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर ये चीज़ें फैक्ट्स के बेसिस पे होना तभी सच सामने आता है। पता लगे जिस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है उस कम्युनिटी के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है, उस कम्युनिटी के बच्चों का सबसे ज़्यादा एडमिशन होता है कॉलेजेस में, तो फिर वो सच नहीं है। सच सामने आता है फैक्ट्स से, और जब तक सच नहीं सामने आता ना तो ट्रस्ट नहीं पैदा होता। जनता का ट्रस्ट तभी पैदा होता है जब ट्रुथ सामने आता है। और ट्रुथ कैसे सामने आता है? फैक्ट्स से। जैसे देखो, अगर सारे फैक्ट्स सामने आ जाएंगे कि इस कम्युनिटी के लोगों को इतना रोजगार मिला है, तो इससे क्या है, सच सामने आ जाएगा। सच सामने आ जाएगा तो लोगों का जो ट्रस्ट है सिस्टम में वो इंक्रीज होगा। और ट्रस्ट अगर नहीं है ना तो फिर डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। जनता का ट्रस्ट है ना गवर्नेंस में, सरकार में, तभी डेमोक्रेसी काम कर सकती है। और जनता का ट्रस्ट अगर खत्म हो जाए ना गवर्नेंस में, तो डेमोक्रेसी फिर खत्म हो जाएगी। और ट्रस्ट कैसे आएगा? ट्रस्ट आएगा सच से। और सच कैसे सामने आएगा? सच सामने आएगा फैक्ट से। तो तीनों चारों चीज़ों के बीच में क्या इंटरलिंकेज है वो हमने डिस्कस किया। इसको आप इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से संबंधित कुछ लिखना हो, फैक्ट्स और डेमोक्रेसीज के बारे में कुछ लिखना हो, तब भी इस कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश में इंटरनल माइग्रेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, एक खबर वायरल हो रही है जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं कि ये खबर सच है या गलत है। खबर ये है कि तमिलनाडु में जो नॉर्थ इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, जो काम करने के लिए वहां पर गए हुए हैं, उनके साथ वहां पे मारपीट हुई है। अब तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी है, डीएमके है, वो कहती है कि खबर गलत है, अफवाह है, बीजेपी जानबूझ के फैला रही है। बीजेपी कहती है खबर सच है। झारखंड और बिहार से कुछ लीडर्स भी तमिलनाडु में गए इस मामले की जांच करने के लिए कि क्या तमिलनाडु में नॉर्थ इंडिया के वर्कर्स के साथ में मारपीट हुई है। तो कंटेक्स्ट देखो, कुछ भी हो, इशू इंपॉर्टेंट है। इवन जब देश में लॉकडाउन लगा था तो उस समय भी माइग्रेंट वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुर्खियों में आई थी। काफ़ी सारे आर्टिकल्स छपे थे, हमने भी डिस्कस किए थे। अब कल परसों एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ, राजकुमार राव की मूवी है भीड़, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर है। तो माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं? देखो, जब कोई अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर जाता है काम करने के लिए या फिर किसी दूसरे उद्देश्य से, तो वो माइग्रेंट वर्कर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार से, यूपी से वर्कर गए हैं अपना घर छोड़कर, बेशक बिहार के किसी और डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में, गुजरात में, तो वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। माइग्रेशन देखो इंट्रा स्टेट भी हो सकती है और इंटर स्टेट भी हो सकती हैं। जैसे बिहार के एक गांव से वर्कर गया बिहार के ही किसी दूसरे शहर में या फिर जिले में, तो वो भी माइग्रेशन है, वो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है। और अगर बिहार का कोई वर्कर अपने बिहार राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करता है, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो वो इंटर स्टेट माइग्रेशन है। समझ गए? जिस स्टेट में आया है वर्कर काम करने के लिए वो इन माइग्रेशन है, जहां से गया है वहां पे आउट माइग्रेशन।
और माइग्रेशन देखो इंटरनेशनल भी हो सकती है, जैसे बहुत से लोग हमारे देश से जाते हैं गल्फ कंट्रीज़ में काम करने के लिए, तो हमारे देश से वो जाते हैं वो है एमिग्रेशन, और जिस देश में वो जा रहे हैं उनके लिए है इमिग्रेशन। फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज़ के लिए, यूएई के लिए, तो ये है इंटरनेशनल माइग्रेशन। बट आर्टिकल का जो फोकस है ना वो इंटरनल माइग्रेशन पर है। देखो देश का संविधान आज़ादी देता है कुछ एक्सेप्शंस के साथ में कि कोई भी पर्सन कहीं पर भी जाके देश में अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, काम धंधा कर सकता है। आर्टिकल 19 में ये आज़ादी मिली हुई है देश के नागरिकों को, ये एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन सब पर भी रोक लगाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो सकता इस आधार पर कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, हरियाणा में हुआ है, पंजाब पे हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइल्ड लेबर फोर्सफुली नहीं करवाई जा सकती, इसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स में। और इंटर स्टेट माइग्रेशन, ये जो इशू आता है ना, संविधान के 7वें शेड्यूल में लिस्ट 1 में आता है। मतलब इंटरनल माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, डेटा तैयार करना, उनके लिए स्कीम लॉन्च करना, वो सारी चीज़ें। 2011 के सेंसस के डेटा के अनुसार 2011 में हमारे देश में ना 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स थे, बहुत ही ज़्यादा। आप डेटा देखोगे तो माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या ना एकदम से बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए 2011 में 99% जो माइग्रेशन था वो इंटरनल ही था और सिर्फ 1% माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन था कि देश को छोड़ के कुछ वर्कर्स दूसरे देशों में गए काम करने के लिए। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन का एक डेटा आया था कि टोटल देश में जितना माइग्रेशन होता है ना, 25% माइग्रेशन तो 17 डिस्ट्रिक्ट से होता है। ये 25% माइग्रेशन इंडिया का टोटल मेल आउट माइग्रेशन में से है, समझ गए। 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है जिसमें यह बोला गया कि तमिलनाडु में इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, 25 लाख से भी ज़्यादा। हमारे जो थोड़े गरीब राज्य हैं जैसे झारखंड, बिहार, यहाँ पर सबसे कम माइग्रेंट्स आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गरीबी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ से जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरनल माइग्रेशन के? बेनिफिट्स देखो काफ़ी होते हैं। जैसे तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अब यहाँ पे ना चीप लेबर की कमी है। मतलब यहाँ पे कम वेजेस वाले वर्कर मुश्किल से मिलते हैं। अब कम वेजेस वाले वर्कर नहीं मिलेंगे तो किसी फैक्ट्री में या फिर दूसरी जगहों पर रोड बनाने में इवन काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। तो दूसरे राज्यों से यहाँ पर वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो जाती है। इससे इन राज्यों को भी फायदा होता है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, अगर ये राज्य आज के समय में डेवलप्ड हैं तो दूसरे राज्य जैसे बिहार, झारखंड, इन राज्यों के वर्कर की उसमें अहम भूमिका रही है। इन राज्यों को डेवलप करने में जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है ना, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, समझ गए। तो ये है पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। यहां पे एक और पॉइंट देखिए। अब मान लीजिए तमिलनाडु की कोई फर्म है, फैक्ट्री है, वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट करती है अपने माल को। अगर देखो उस फैक्ट्री को चीप लेबर नहीं मिलेगी तो फिर वो फैक्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, सस्ता एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों के द्वारा कुछ एहसान किया जा रहा हो कि हाँ भाई वो बिहार के वर्कर्स को रोजगार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा सबको फायदा होता है माइग्रेंट वर्कर्स जब दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूव इनइक्विटी। इसका मतलब देखो ये है, जब मान लीजिए वर्कर जाते हैं, जैसे बिहार का वर्कर है काम करने के लिए गुजरात में गया है, 6 महीने के लिए काम किया, फिर से अपने राज्य में लौट आया। अगर वो वर्कर बिहार के गांव से गया है तो 6 महीने में उसने जो पैसे कमाए वो खर्च करेगा फिर अपने गांव में। तो गांव में भी डिमांड जनरेट होती है क्योंकि वो वर्कर दूसरे राज्य से पैसा कमा के लाया है और खर्च कर रहा है अपने गांव में। तो इससे इनइक्विटी जो है वो इंप्रूव होती है। मतलब गांव में भी लोगों को रोजगार मिलता है, बेशक वो कुछ महीने के लिए मिले,
पैसा तो वो गांव में ही खर्च करता है ना, थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया वहां पे, लेकिन ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं पैसा रेमिटेंस के तौर पर अपने गांव में ही भेज देते हैं। तो वहां पे भी फिर वो घर वाले पैसा खर्च करते हैं, तो वहां पे डिमांड जनरेट होती है। नेक्स्ट, रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। माइग्रेंट वर्कर्स देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने में भी मदद करते हैं। देखो कायदे से होना तो यह चाहिए कि देश में सेमी स्किल या फिर स्किल्ड जॉब ज़्यादा जनरेट होनी चाहिए, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। लेकिन जब तक हम स्किल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिना स्किल वाले लोगों को रोज़गार ना मिले, उनको भी रोज़गार देना ज़रूरी है, अदरवाइज तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो माइग्रेशन से ना इन लोगों को रोज़गार मिल जाता है फिर, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम रीप कर पाते हैं। बेसिक इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, कम रहता है, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा है। मतलब इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो बिना स्किल के काम करते हैं, तो संख्या ज़्यादा है, इस वजह से हर एक का कंट्रीब्यूशन बेशक कम हो, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है सर्कुलर माइग्रेशन और रिपीट माइग्रेशन। जैसे देखो कुछ वर्कर्स हैं, उनका ये कई सालों से चल रहा होता है कि 6 महीने जाना है फॉर एग्जांपल हरियाणा में, पंजाब में खेतों में काम करने के लिए सीजन के दौरान, फॉर एग्जांपल कपास की हार्वेस्टिंग, कॉटन की हार्वेस्टिंग के दौरान, बाद में 6 महीने अपने गांव में बिताने हैं। तो ये जो साइकिल है ना सर्कुलर माइग्रेशन कई सालों से चला आ रहा है, तो ये भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन है एक प्रकार से, देश की जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। इससे पंजाब हरियाणा के जो खेत हैं, जो फार्म ओनर्स हैं, उनकी भी आसानी से फसलों की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। अगर ये सर्कुलर माइग्रेशन ना हो तो इनको भी बहुत दिक्कत आए, समझ गए? तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, फार्मिंग फॉर एग्जांपल और माइग्रेंट वर्कर्स का आना, ये पूरी इकोनॉमी इससे इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। माइग्रेशन की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, क्योंकि वो रेमिटेंस घर भेजते हैं तो बच्चों का एजुकेशन वगैरह चलती है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं सोशल रेमिटेंस। जैसे बिहार का वर्कर है, तमिलनाडु में आके काम कर रहा है, वो तमिलनाडु के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कस्टम्स के बारे में सीखता है, फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में जाके घर बताता है अपने बिहार के गांव में। तो इससे देश और ज़्यादा एकजुट होता है। एक राज्य का कल्चर दूसरे राज्य में स्प्रेड होता है माइग्रेंट्स की सहायता से। सबसे लास्ट में इंटरनल माइग्रेशन, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 है ना, क्या है? इट विल प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। तो इंटरनल माइग्रेशन इस गोल को अचीव करने में भी मदद करता है। तो ये हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए। अब जल्दी से चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। आर्टिकल लंबा जा रहा है लेकिन पॉइंट सारे कवर करते हैं। देखो पहला पॉइंट है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स। अब ये वर्कर्स दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं या फिर अपने ही राज्य में दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। सोशल बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस या फिर पेंशन का लाभ, हेल्थ बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। लैक ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग, दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें सस्ता रहने के लिए घर नहीं मिल पाता किराए पर, तो बहुत बार झुग्गी झोपड़ियों में उन्हें रहना पड़ता है, स्लम का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाता। बिहार का वर्कर गया है महाराष्ट्र में, उसे वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टीज माइग्रेंट वर्कर्स पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उनका वोट नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट, लैंग्वेज, फूड एंड अदर कल्चरल बैरियर्स। अब जैसे देखो बिहार के वर्कर गए हैं तमिलनाडु में, अब वहाँ पे तमिलनाडु में जैसे हिंदी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, वहाँ पे 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, एकमात्र राज्य है या फिर एक आधा और भी हो तो जहाँ पे 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अडोप्ट किया गया है, तो वहाँ पे हिंदी नहीं सिखाई जाती स्कूलों में, ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे हिंदी नहीं आती है और हिंदी की तरफ थोड़ा एग्रेशन भी देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो लैंग्वेज बैरियर आता है, फूड बैरियर आता है, खाना नहीं मिल पाता, ये सब बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को। नेक्स्ट है एक्सप्लोटेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। बहुत बार उनका वहाँ पे एक्सप्लोटेशन हो जाता है, कई महीने काम करने के बाद भी उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते जिनकी बात हुई थी। नेक्स्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड जेंडर वायलेंस। जो महिला माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, उनका डबल विक्टिमाइजेशन होता है, उनके वेजेस मैन से कम होते हैं, उनको बहुत बार सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, हरास किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर। बहुत बार देखो मजदूरों को लाया जाता है नॉर्थ ईस्ट से या फिर बिहार यूपी से, वहाँ पे उनको
बंदी बना लिया जाता है, मतलब काम करवाया जाता है बॉन्डेड लेबर के तौर पे। नेक्स्ट, हेल्थ हैजार्ड्स, एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स। अब होता क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स से काम करवाया जाता है ना, वर्किंग कंडीशंस बहुत बार ख़राब होती हैं, तो काफ़ी बार एक्सीडेंट हो जाते हैं साइट पे। और अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर आता है, जैसे फ्लड, भूकंप वगैरह, कुछ भी, भगवान ना करे कुछ भी आए, तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल सेक्शंस है ना, उसमें से एक है ये माइग्रेंट वर्कर्स। जैसे लॉकडाउन आया, एकदम से इनको भागना पड़ा। नेक्स्ट, नो पॉलिसी फ्रेमवर्क। इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स को स्कीमों में शामिल करने के लिए ना कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। बहुत बार अच्छी अच्छी स्कीम सरकार चलाती है, लेकिन उसका लाभ माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं मिल पाता। जैसे नॉर्मल सी स्कीम है पीडीएस वाली, अब इस पे तो सरकार ने काम किया है कि वो राशन कहीं से भी ले ले, इवन जिस राज्य में वो माइग्रेट कर गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पे भी राशन ले सकते हैं। मतलब ये राशन सिस्टम को, पीडीएस सिस्टम को सेंट्रलाइज अभी सरकार कर रही है। बट अदरवाइज बहुत सारी स्कीम्स का लाभ फिर मिल नहीं पाता वर्कर्स को, क्योंकि वो माइग्रेट कर गए हैं। नेक्स्ट है इनविजिबल वर्कर्स। देखो, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो देश में प्रोटेक्टिव लॉज के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन 2021 है, इसे साइन नहीं किया है। तो माइग्रेंट वर्कर्स का प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। सरकार इन पे ज़्यादा फोकस करती नहीं है। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था सरकार का कि लॉकडाउन के दौरान भी ये सब कुछ हुआ, सरकार ने ज़्यादा फोकस नहीं किया माइग्रेंट वर्कर्स पे, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वे फॉरवर्ड की बात आती है। नंबर 1, ब्रिंग डिफरेंट सेक्शंस टुगेदर। आवश्यकता देखो ये है, ये सारे जो कंसर्न्स है हमने डिस्कस किए ना माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित, जैसे हाउसिंग दिक्कत है, हेल्थ प्रोटेक्शन, एजुकेशन का प्रोविजन, सोशल प्रोटेक्शन जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, इन सबको एक साथ लेके चलने की आवश्यकता है। मतलब ये अलग अलग सेक्टर्स के जो कंसर्न हैं उनको एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जा सके। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग रिक्रूटमेंट्स। अब कई बार देखो ऐसा होता है कि कुछ एजेंसी के थ्रू माइग्रेंट वर्कर्स को हायर किया जाता है और बाद में वो एजेंसी माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी ख़राब कंडीशंस में काम करवाती है। तो रिक्रूटमेंट अगर इस प्रकार से फर्जी ढंग से होता है कि बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम करवाया जाए या फिर ख़राब कंडीशंस में काम करवाया जाए, इसलिए इन एजेंसीज को और रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस आउटरीच मेथड्स। माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा होना चाहिए एक जगह पे, ताकि उनको कुछ इन्फॉर्म करने की आवश्यकता पड़े तो उनको इन्फॉर्म किया जा सके, उन तक कम्युनिकेशन हो सके। जैसे देखो आज के समय में हर एक चीज़ के ना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बन जाते हैं, तो इनका भी डेटा एक जगह पे होना चाहिए, ताकि इनको कोई चीज़ सरकार कम्युनिकेट करना चाहती है तो आसानी से कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट, सेपरेट मैनेजमेंट बॉडीज फॉर इंटरस्टेट माइग्रेशन। अब अलग से मैनेजमेंट बॉडीज होनी चाहिए इंटरस्टेट माइग्रेशन के लिए, जो माइग्रेशन से संबंधित डेटा इंप्रूव करवाएं। लास्ट में आर्टिकल खत्म होते होते कुछ और जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे बहुत बार ना माइग्रेंट वर्कर्स को पैसे भी नहीं भेजने आते, तो आपने दुकानदारों के बोर्ड देखे होंगे कि बिना कमीशन के पैसे भेजें, या फिर यहाँ से आप अपने गांव में पैसे भेज सकते हैं। तो वो लोग बोलने के लिए बिना कमीशन लिए भेजते हैं, बट पैसे बीच में कमीशन ले लेते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स पैसा भेजने में भी अपने कुछ कमीशन खो देते हैं। अब धीरे धीरे देखो यूपीआई आ गई, ये सब चीज़ें आ गई, तो सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से होना चाहिए। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में उन्हें शामिल किया जाए, जहाँ पे जैसे बहुत सारी स्कीम्स नहीं होती, जैसे अटल पेंशन योजना, थोड़ा बहुत प्रीमियम देना पड़ता है, पेंशन मिल जाती है या फिर इंश्योरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार का यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में उनका इंक्लूजन होना चाहिए। और हमें आवश्यकता ये है कि उनके लिए वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए, वो डिग्निफाइड ढंग से अपनी लाइफ व्यतीत कर सकें, कम से कम ऐसे प्रोविजंस, ऐसे बेनिफिट्स उन्हें मिलने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित। अब अगला जो आर्टिकल है आज का, वुमेन कोप्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे देखो इंडिया में अब ना धीरे धीरे जेंडर एम्पावरमेंट हो रहा है, धीरे धीरे विभिन्न राज्यों की पुलिस में भी महिलाओं की जो संख्या है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है पुलिस फोर्स में। महाराष्ट्र में भी पुलिस में वुमेन की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। देखो वैसे 8 मार्च को अपना जो दूसरा चैनल है ना सुमित रेवरी वाला, इस पे भी एक वीडियो डाली थी, फीमेल सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स किस प्रकार से स्ट्रगल फेस करती हैं, तो उससे संबंधित एक वीडियो है। जो वुमेन डे था उस मौके पर ये वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। तो बात ये है
इस आर्टिकल में बोला गया है महिलाएं देखो पुलिस फोर्स में शामिल तो हो जाती हैं, बट उनकी ना प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग नहीं होती। उन्हें ज़्यादातर मामले दिए जाते हैं वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के और पोक्सो एक्ट वाले, बच्चों का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो इनसे संबंधित मामले उन्हें दिए जाते हैं। बट देखो ये इन मामलों में उनके पास प्रॉपर ज़बरदस्त ट्रेनिंग नहीं होती, और बहुत बार जो कानून की नॉलेज है वो भी कम होती है। इसके लिए बाद में राइटर सजेशन भी देते हैं कि लोकल जो लॉ कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके थ्रू टाइमली जो वुमेन कोप्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। और बहुत बार ना ऐसा हो जाता है कि महिलाएं जब शामिल हो जाती हैं पुलिस फोर्स में, तो उसके बाद जो मेल पुलिसमैन हैं उनका जो रवैया है फीमेल कोप्स के प्रति वो सही नहीं होता। प्रेगनेंसी, मैटरनिटी लीव, इन चीज़ों के अगेंस्ट काफ़ी हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है कि आप छुट्टी पे जा रहे हो, मतलब ऐसा रिएक्शन दिया जाता है, या फिर हेजिटेंसी देखने को मिलती है छुट्टी देने में। तो पुलिस फोर्स महिलाओं के लिए आसान नहीं रहती ऐसी सिचुएशन में। देखो राइटर कहते हैं कि पॉलिसी से सारी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। फील्ड लेवल की जो लीडरशिप है, लोकल लेवल पे जो मेल पुलिसमैन हैं, एसएचओ हैं, उन सबको समझना होगा। लोकल लेवल पे जो महिला कोप्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल में भी, और नेगोशिएशन स्किल भी उनको दी जानी चाहिए, ताकि लोकल लेवल पे वो दूसरे लोगों से डील करें तो कैसे डील करनी है, कैसे नेगोशिएशन करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। ये सब चीज़ें, ये सब स्किल जब वुमेन कोप्स को दी जाएंगी ना, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करेगी। वो भी बाकी सभी केसेस में, अभी जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादातर केसेस ना यही दिए जाते हैं महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के या फिर पोक्सो से संबंधित। दूसरे डोमेन्स में महिलाओं को कम यूज़ किया जाता है सॉरी। जबकि देखो होना ये चाहिए कि महिलाएं सभी केसेस हैंडल करें, चाहे वो लैंड ऑर्डर का केस है, कोई क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित नॉर्मल केस है, सारे केसेस महिलाओं को मिलने चाहिए। राइटर सजेस्ट करते हैं कि वुमेन ऑफिसर्स जो हैं वो काम कर सकती हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, नेटवर्किंग, ताकि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ एड्रेस कर सकें। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, लोकल जो लॉ कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अप्रोच किया जा सकता है, ताकि लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं कानून के, या फिर लेटेस्ट कुछ प्रोविजंस आए हैं, लेटेस्ट कुछ कानून आए हैं, उनके बारे में लोकल लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हेल्प कर सकें महिला कोप्स की इनके बारे में अवेयर करवाने में। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन ये आता है कि जो मैन है ना पुलिस स्टेशंस में, उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि आप अपने फीमेल कोलिग्स के प्रति ना रिस्पॉन्सिबल रहिए, प्रोफेशनल रहिए। एक कंसेप्ट है जैसे ऑल इंडिया पुलिस स्टेशंस का, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का, ऐसे पुलिस स्टेशन जिसमें सभी महिलाएं होती हैं। अब वैसे कायदे से ये पुलिस स्टेशन इसलिए बनाए गए हैं कि महिलाएं सेफ महसूस करें पुलिस स्टेशन जाने में। बट दिक्कत पता क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर सारी महिलाएं होंगी तो उनका व्यवहार महिलाओं के साथ निश्चित तौर पर सही रहेगा। इवन मैन भी कंपैशनेट होते हैं, मैन के पास भी एम्पैथी होती है। तो ना जब ये ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का कंसेप्ट है ना, अब ये हर जगह तो होता नहीं, बहुत बार शहर में बहुत दूर होते हैं। अब पुलिस स्टेशन, जनरल पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन वुमेन पुलिस स्टेशन हर जगह नहीं होते, तो महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है वुमेन पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए। तो होना तो ये चाहिए कि ओवरऑल ही पुलिस स्टेशन उतने ही संवेदनशील हो हर, और समाज में जो जेंडर रेशियो है ना वो पुलिस स्टेशन में भी रिफ्लेक्ट हो। मतलब जैसे अब महिलाओं की संख्या तो ऑलमोस्ट 50% है, लेकिन पुलिस स्टेशन में उतनी महिलाएं नहीं देखने को मिलती। धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन हर पुलिस स्टेशन में ओवरऑल भी महिलाओं की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी पॉपुलेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि उनकी कैपेबिलिटीज का पूरा यूज किया जाए, हर प्रकार के केस महिलाओं को दिए जाएं जो महिला कोप्स हैं, और वहाँ पे महिलाओं के लिए रेस्ट रूम होने चाहिए, पुलिस स्टेशंस में चेंजिंग रूम होने चाहिए, बच्चे जो वुमेन कोप्स हैं उनके बच्चे ठीक से पढ़ के उनका ख्याल रखा जाए, इसलिए वहाँ पे क्रैचेस भी होने चाहिए, और मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बियरिंग स्टेजेस, ये सब नॉर्मल हैं। तो इनके प्रति जो मेल कोप्स हैं उनको संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि आप अलग से मत डील करो महिलाओं को इन चीज़ों के कारण। और वुमेन करियर में इनका क्या रोल है वो टोटली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, चाइल्ड बियरिंग बिल्कुल नॉर्मल है, तो इनको एक्सेप्ट किया जाए डेली ड्यूटी में भी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फीमेल कोप्स से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 7 मार्च को ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह बोला गया जो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना, जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं फॉर एग्जांपल,
ये अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएंगे। अब देखो, राइटर कहते हैं कि बहुत पहले ये प्रोविजन आ जाना चाहिए था, काफ़ी लेट सरकार ये प्रोविजन लेके आई है। जब से ये क्रिप्टो करेंसीज आई हैं ना, वर्चुअल डिजिटल एसेट आई हैं, अलग अलग देश अलग अलग रणनीति बना रही हैं इन क्रिप्टो करेंसीज को लेके। कुछ देशों ने तो पूरी तरह से बैन कर दिया है, कुछ देशों ने इन क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने का सोचा है फिलहाल के लिए। हमारे देश में भी सरकार ने इन पर टैक्स लगाया है काफ़ी ज़्यादा, 30% क्रिप्टो करेंसीज के इनकम पर, और अब इनको मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में शामिल किया गया है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार इन्हें रेगुलेट करना चाहती है, पूरी तरह से बैन नहीं कर रही है, इसी वजह से सरकार टैक्स लगा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनको शामिल किया है ताकि करेंसीज से जो प्रॉफिट होता है उसके मिसयूज को रोका जा सके। हमारे देश में देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स हैं, संख्या है 10.07 करोड़। सेकंड नंबर पे है यूएस, और यूएस में जितने क्रिप्टो करेंसीज के ओनर्स हैं ना, उससे 3 गुना ज़्यादा इंडिया में हैं। इंडिया में स्पेकुलेशन काफ़ी होता है क्रिप्टो करेंसीज पर। स्पेकुलेशन मतलब जैसे बैटिंग नहीं होती, खरीद लिया बेच लिया। इन्वेस्टमेंट के लिए जब लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। स्पेकुलेशन में क्या होता है, टोटली ऊपर नीचे जाता है, बस ट्रेड होता है एक प्रकार से। जैसे ही डाउन हुआ खरीद लिया, फिर ऊपर रेट गए बेच दिया, इस प्रकार से स्पेकुलेशन चलता है, कोई लॉजिक नहीं होता। बहुत सारे ये क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंज हमारे देश में आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ये वर्चुअल एसेट जो है वो अनरेगुलेटेड है। सरकार इनको रेगुलेट नहीं कर पा रही है जैसे सरकार सोच रही है। तो अब धीरे धीरे सरकार रिएक्टिव होकर कानून लाती है, जैसे पहले टैक्स लगा दिया, अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनको शामिल किया गया है। कायदे से होना ये चाहिए कि सरकार प्रोएक्टिव होकर काम करे। पता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो पहले से ही कानून तैयार हो इन चीज़ों को, मिसयूज़ को रोकने के लिए। वैसे देखो, जो ये इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, FATF, ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब जैसे पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रे लिस्ट में डाला था क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो देखती है ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे टेररिज्म की फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। उन सब चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए जो बॉडी है ना, ये कंटिन्यूसली बोल रही है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में पोटेंशियल है, यानी क्रिप्टो करेंसीज में पोटेंशियल है, इनका क्रिमिनल्स मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं लगता किसके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, कितना पैसा है क्रिप्टो करेंसीज में, नाम नहीं पता लगता। इस वजह से टेररिस्ट इन करेंसीज को यूज करते हैं अपने नेटवर्क को स्प्रेड करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। बट देखो, अभी भी ज्यादातर देशों ने ना इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिया नहीं है, और इंडिया ने अब इनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल किया है, इनके ट्रेड्स को। बट ये भी नाकाफी है, और बेहतर कुछ सरकार को करना होगा इन क्रिप्टो करेंसीज को बेहतर ढंग से रेगुलेट करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स, दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया इशू वुमेन कोप्स, और तीसरे नंबर पे क्रिप्टो करेंसीज को अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल किया गया है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।